हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ अवर लॉ। बराबर, लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके अंदर से हम लोग पहले क्या खत्म करने वाले हैं, लॉ, और फिर कूदेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पे। बढ़िया। तो अभी लॉ के सबसे पहले अपन एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लॉ मतलब क्या? लॉ मतलब होता क्या है? रूल्स, कानून। वेरी गुड। क्यों बनाए होते हैं? एक प्रॉपर फॉर्म में बिजनेस नहीं, कोई भी एक व्यक्ति है। ये देखो, ये सब दिया हुआ नेचर का है, बराबर, कुदरत का है। तो एक सब कुछ एक इज्जत से चलना चाहिए। तो कुदरत ने भी कुछ नियम बनाए। तुम उसके अगेंस्ट में जाओगे तो मरोगे, पहाड़ के ऊपर से कूदोगे तो मरोगे, बराबर है। तो वही देख के अपन इंसानों ने भी कुछ लॉ बनाए। किसी का मर्डर कर दो तो गलत बात है, किसी की हत्या कर दो, किसी को चोरी कर दो तो गलत बात है। लेकिन जब अपन फाइनेंस वर्ल्ड पे कूदते हैं तो किसी को धोखा देना भी गलत ही बात है ना। तो उसके लिए भी तो लॉ चाहिए। तो इसलिए लॉ का निर्माण हुआ। लॉ मतलब लीगली लिखा हुआ कुछ, कुछ मतलब रूल्स, वो फॉलो करना है। वो नहीं फॉलो किया तो उसकी कुछ पेनल्टीज होती है, या तो सीधा जेल पेनल्टी या डेथ पेनल्टी। बराबर। अपने इसमें अपने इसमें बड़े बड़े कांड होते हैं, लेकिन सब पैसे के लिए रिलेटेड होते हैं, किसी की हत्या हत्या नहीं होती है। तो इसके लिए डेथ पेनल्टी अपने अंदर इंक्लूडेड नहीं है। करेक्ट। चलो बढ़िया। तो मैं एक ओवरऑल एक बताना चाहता हूँ कि अपने क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी ये क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बनाना पड़ा? अभी बहुत सी बार दोस्तों में होती है ना, अरे मैं लिख के देता हूँ कोई नहीं आएगा, अरे मैं लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ। लिखने को इतना महत्व क्यों है? क्यों है इतना महत्व? क्योंकि प्रूफ हो जाता है ना हमारे पास। वेरी गुड, प्रूफ तो बोलने से भी होता है ना। मैं बोलता हूँ चल आजा, तेरी फ्री में क्लास करवा दूंगा, तुम्हारी फ्री में क्लास करवा दूंगा। वो बोलेगा तो बोलने का पलट सकता है इंसान, लिखने का नहीं पलट सकता। और बराबर। लेकिन चलो ठीक है, मैंने लिख दिया, तूने एक्सेप्ट कर दिया, जो भी है। अब तो आया, देखो तुमने लिखा था कि मेरे को लॉ की क्लास फ्री में मिलने वाली है। मैं बोलूँगा मैंने नहीं लिखा था, बराबर है कि नहीं? हाँ। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हुआ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? तू कुछ ऑफर रख रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, राइटिंग में हो रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट को लॉ से बाइंड करवाना था। लॉ से बाइंड करवाना मतलब क्या? लॉ से ज्वाइन करवाना। लॉ से ज्वाइन करवाना था। तो एक लॉ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको बोलते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। समझा? 1872 से चलते आ रहा है ये, अभी तक चेंज भी नहीं हुआ है, और अमेंड होते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कंपनीज एक्ट कैसा 1956 से चेंज हो चुका है, वैसा चेंज नहीं हुआ है, वो वही चलते आ रहा है। करेक्ट। इसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बराबर। कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है, कब गलत होता है, जिसको अपन वॉइड बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में। आगे आगे पढ़ेंगे रे, बहुत टाइम है अभी तक, पहला क्लास का दूसरा मिनट चल रहा है, टेंशन मत लो। ठीक है। फिर बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, बराबर। ओरल और रिटर्न। हाँ, और होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बराबर। एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं, ऑफर किसको बोलते हैं, बराबर। ये सब चेक करना है अपने को, चेक। कंसिडरेशन किसको बोलते हैं, उसके लिए 5 पेजेस का ये किया है वो लोगों ने। अरे अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है, मतलब क्या क्या आता है। लीगली बोल रहे हो तुम लोग, लेकिन कैसे बनेगा वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कैसे बनेगा? अब तू आया, मेरे कान पट्टी पे गन रखा, साइन कर, मेरे को लॉ का क्लास फ्री में मिलने वाला है, मैंने साइन कर दिया, लीगली बाउंड है क्या? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन लीगली बाउंड है क्या? मेरा कंसेंट लिया तूने? नहीं। समझा? चलो, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, जैसे अभी मैंने लिख के दिया तेरे को कि मैं क्लास लूँ, गवर्नमेंट नहीं लिया तो क्या होगा, वो सब मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया है, इसलिए अपन इतना लिख के देता हूँ, तेरे को लिख के देता हूँ, ये सब करते हैं अपन, बराबर। करेक्ट। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल की एग्रीमेंट बनती है ना, सेल कैसे करना है, क्या करना है, सेल क्या होता है, वो सब अपन इधर सीखेंगे, उसके बारे में। ये एक अलग ही टॉपिक है और मज़ा आ जाएगा। अभी सेल एग्रीमेंट्स करते हैं, करेक्ट अपन, कि मेरे इधर से तो फ्रिज लेके गया उठा के, तो उसके ऊपर की जो वारंटीज होती है, क्लेम्स होते हैं, वो गारंटीज होती है, वो भी कोई लॉ में स्टैंड होता है तभी जाके लिखा जाता है। अगर मैं लिख दूँ वारंटी है, फिर वो वारंटी का मतलब क्या है? कल उठ के मैंने वारंटी तेरे को दी नहीं, तो मेरे को खींच के लेके जाएंगे तुम लोग, मेरे को कहाँ लेके जाओगे?
कोर्ट में और बोलेगे सर वारंटी दो, कोर्ट बोलेगा वारंटी क्या, वारंटी का तो कोई शब्द ही नहीं है, डिक्शनरी मीनिंग मत बताओ मेरे को, वारंटी कौन से लॉ में लिखा गया है, ये लॉ में लिखा गया है। सेल की बात की, आफ्टर सेल सर्विसेज कहाँ लिखी गई है, इधर लिखी गई है। पेमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो सब कहाँ लिखा गया है, इस लॉ में लिखा गया है, बराबर। अगर मर्डर शब्द डिफाइन ही नहीं होता कोई लॉ में तो कोर्ट तेरे को फांसी पे चढ़ा सकता था क्या, नहीं, लेकिन इसके लिए उसको डिफाइन किया गया। फिर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अरे अकाउंट्स 12वीं अकाउंट्स, बस वही देखना है अपने को क्या क्या होता है, पार्टनर्स क्या होते हैं, रूल्स क्या क्या है उस पार्टनरशिप फर्म के, एग्रीमेंट क्या होती है पार्टनरशिप फर्म्स के बीच में, रेशो कैसे होता है, रेशो एग्रीमेंट में लिखा जाता है, वही सब, मतलब पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ इधर आ जाएगा। फोर्थ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, किधर गया रे, द कंपनी, नहीं एक से नहीं, एक छूट गया मेरे से, हाँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सबसे छोटा, मेरे को लगता है सबसे छोटा है, 20 पेज का है सिर्फ, तो तेरे को तो पता ही अपन कैसे है, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है वो सब अपन अभी स्टार्ट ही करें, थोड़े टाइम में देख लेंगे। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट मतलब क्या, पूरी कंपनी होती है, उसको गवर्न करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, कंपनीज 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 उनको गवर्न कर, जैसे पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट है 1932, वैसे इनको भी तो कोई चाहिए ना भाई साहब, नहीं तो ये तो खुले सांड की तरह घूमेंगे, इनको भी तो कोई चाहिए ना, तो इनके लिए कौन बनाया गया, कंपनी एक्ट 2013। चलो बढ़िया है, खत्म, टाटा, ठीक है हो गया ना, अभी कितना पड़ेगा, हो तो गया, सब सब्जेक्ट तो, सब चैप्टर तो बता दिए तेरे को, और क्या चाहिए, लिख देना जो, मतलब लॉ का ही नहीं है, लॉ का इतना ही है, 5 ही चैप्टर है, और फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो कभी बताइए तो देख लेंगे, चालू करेंगे तब देख लेंगे ना, क्या डरने की बात है अपने को, उसमें वही लेटर राइटिंग वगैरह ड्राफ्ट बनाओ, और अरे करवा देंगे यार, उसके भी मार्क्स होते हैं, ऐसे थोड़ी क्या होता है, 40 मार्क्स का आ जाता है वो, कितने मार्क्स का आ जाता है, 40। अरे भाई आजा नीचे, सोगा ही चल रहा अब तक, सोगा बोलते हैं इसको, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को सोगा, अरे भाई सोगा खत्म कर, फिर एक था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, उसको पोपा बोलते थे, वो आईपीसीसी में है शायद अभी भी, सोगा पोपा, अभी आ जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी, हिम्मत रखो, आ गया एलएलपी है, किधर है भाई, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008, तो अभी हम लोग उल्टे है, तो हम लोग उल्टा चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 4 पहले चालू करें, जिसका नाम है द लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। हाँ हाँ तो चलो अपना अभी स्टार्ट करके अपन लोग फर्स्ट चैप्टर, ओके 4 चैप्टर, लेकिन अपन 4th वाला पहले उठा रहे हैं, क्योंकि एक लॉ में नए नए हैं, अब भी से अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा दिया तो तुमको लगेगा कि तुम उसके अंदर ही गोते खा रहे हो, गोते खा रहे हो, गोते खा रहे हो, ये अपने 3 या 4 सेशन में खत्म हो जाएगा, ये छोटू सा है, कुछ काम का ही नहीं है, काम का है लेकिन छोटा सा है। चलो मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बारे में कुछ बात करने से पहले तुमको कुछ बातें, मैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, वो भी पार्टनरशिप एक्ट था, ये भी पार्टनरशिप एक्ट है, बराबर, फर्क क्या है, जो ओल्ड पार्टनरशिप एक्ट था वो क्या बोलता था, द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड,
लाइबिलिटीज अनलिमिटेड मतलब जैसे अकाउंट्स की क्लास में अपन ने कल पढ़ा, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड मतलब फर्म कल उठ के लूट गई, कोई तेरे घर पे आके और तेरे पार्टनर के घर पे आके भी पैसा ले सकता है। समझ रहे? चलो समझा? वो चीज निकालने के लिए क्या लाया गया? द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008। मतलब तुम रहोगे तो पार्टनरशिप, लेकिन तुम मजे किसके उठाओगे? कंपनी के। ये कंपनी में होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी ने कोई झोल किया तो उसके डायरेक्टर वायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं पकड़े जाते कभी भी। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट लीगल स्टेटस है। सेम चीज इनको बताया गया है कि तुम उठाओगे सारे मजे पार्टनरशिप के, और ये जो ना अनलिमिटेड वाला वो कंपनी से खींच लिया इधर कि तुम्हारी भी जो लाइबिलिटी वो लिमिटेड हो जाएगी। यहाँ तक समझा तेरे को? कोई प्रॉब्लम? चलो चलो एलएलपी एक्ट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। क्या बात है? इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है वो, पार्टनर एंड देयर रिलेशनशिप्स, चलो ये भी पढ़ने वाले। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, बाइंडिंग अमर डिस्क्लोजर, डिफरेंस विद अदर, मेरे को नहीं पढ़ा है। चलो इंट्रोडक्शन। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, कोई भी चीज लिखी जाती है, बराबर? कोई भी चीज लिखी जाती है, समझा? यहाँ तक समझ जाओ। लॉ बनाने की प्रोसेस समझा रहा हूँ। कोई भी चीज लिखी जाती है पहले, उसको लेके जाते हैं अपन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, कंपनीज एक्ट अपने लिए कौन हो गया? कंपनीज एक्ट। कोई क्रिमिनल बंदा हो जाएगा उसके लिए कुछ आईपीसी हो जाएगा, इंडियन पिनल कोड हो जाएगा। अपने लिए कौन है? कंपनीज एक्ट। लिखा गया, कंपनीज एक्ट को दिखाया गया, कंपनी एक्ट ने उसका थप्पा मारा। कौन से दिन पे? 9 जनवरी 2007, बराबर? उसको बोलते हैं नोटेड कि हाँ ऐसा कोई एक्ट है जो अच्छा है, बढ़िया है, मस्त है, अपने को लाना है। वहां से एक्ट उठा के कहा जाता है पता है तेरे को? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में वो होता है सब धन 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 धन, वो कुत्ते बिल्ली वाला कार्यक्रम। ऐसा स्पीकर उठाता है, एलएल पे एक्ट पास करना है कि नहीं, फिर लोग थप 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 बजाते, झगड़े करते, खुर्चियाँ फेंकते, पंखे तोड़ते, उसके बाद में एक्ट पास हो जाता है। अभी अपना जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट क्यों बनाया जाता है इंडिया में? कुछ काम करते हुए तो दिखता नहीं मेरे को तो, बराबर? प्रेसिडेंट इज ए पीपल रिप्रेजेंटेटिव। लॉ लाया है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अमित शाह जी, मोदी जी घर पे आ रहे हैं अपने, सर वो साइन कर दो, जरा वो लॉ ला रहे हैं साइन कर दो। तंजिल के घर पे जा रहे हैं, तंजिल के पापा की साइन ले रहे हैं, पापा बोलेगे नहीं मैं बाहर हूँ, तो बेचारे ट्रैवल करके मुंबई जा रहे हैं, मुंबई साइन ले रहे हैं, पुणे साइन ले रहे हैं। इस तरीका में लोग हैं क्या? तो अपने को एक बंदा ऐसा खड़ा करना है कि वो अपना पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, कि ये बंदा जाएगा हम लोगों की तरफ से, ये बंदा। इसके लिए प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। उसने साइन कर दिया मतलब लोगों को मानना पड़ेगा। अभी पार्लियामेंट में जैसे ही सब एग्री होता है, ये तो किसने किया? बड़े लोगों ने। अभी अपने जैसे मिडिल क्लास ये सब का एग्रीमेंट चाहिए कि हाँ भाई ये पास कर रहे, चलेगा ना? चलेगा क्या? तो अभी वो मेरे तक नहीं आएंगे। मैंने अपने राइट्स दिए गए, उससे क्या किया मैंने? एक बंदे को नियुक्त करके रखा है जिसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। एक बंदे को इलेक्ट करके रखे हैं जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। करेक्ट? प्रेसिडेंट साइन कर देगा, खत्म। मुझे भी तुझे भी किसी को भी मानना पड़ेगा, बराबर? समझा यहाँ तक? तो देख ये जो एक्ट है किस दिन नोट हुआ? नोट मतलब लिखना, 9 जनवरी 2007। यहाँ देख ले कब हुआ? 9 जनवरी 2007। 9 जनवरी 2007 किसका बर्थडे? क्या बाबू सोना वगैरह? 9 जनवरी 2007 की तो नहीं होगी। 9 जनवरी 2007। पार्लियामेंट में कब गया? पार्लियामेंट में कब वो हुआ? नहीं, 9 जनवरी को लिखा गया, पार्लियामेंट में उसको कब लेके गए पता है? 12 दिसंबर 2008 में। 12 दिसंबर 2008 कितना? 12 दिसंबर 2008 वहाँ पे वो पास हुआ, 12 दिसंबर 2008 को। करेक्ट? वहाँ से प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने साइन कब मारा? 7 जनवरी 2009। क्योंकि प्रेसिडेंट भी पढ़ता है कि ये लोगों के हित में है कि नहीं है। पार्लियामेंट पढ़ती नहीं है, पार्लियामेंट सिर्फ एग्री करती है।
कि हाँ चलो कर दो। और आधे लोग तो कैसे ही पार्लियामेंट में, तेरे को ही पता है, मेरे को ही पता है, और उनको क्या है, कुछ पढ़ी नहीं होती। कुछ पढ़ा लिखा नहीं, बराबर। तो एग्री कर दिया। लेकिन अपने बिहाफ पे जो बंदा बैठा है वो खुद की कमेटी बिठाता है कि कैसा है, क्या है, मैं साइन करूँ या नहीं करूँ, उसके लिए एक कमेटी बैठ जाती है। वो कमेटी पूरा रीड करती है, फिर ये भाई साहब को एक्सप्लेन करती है। तो उस बीच में 25 दिन निकल गए, 26 दिन। और फाइनली भाई साहब ने कब साइन किया, अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, तब कौन था क्या पता, उन्होंने कब साइन किया, 7 जनवरी 2009। इसलिए ये 5 7 जनवरी 2009 को है, लेकिन लिखा कब गया, 2008। तो इसका नाम क्या पड़ गया, द इंडियन द क्या है यार, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, बराबर। 7 जनवरी को क्या हुआ, नोट हुआ। हाँ, फिर 12 दिसंबर 2008 को क्या हुआ, पार्लियामेंट में गया ना। हाँ, देख, पहले नोट होता है, फिर उसको पार्लियामेंट में लेके जाते हैं। तो 12 दिसंबर 2008 को क्या हुआ, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में गया, बराबर। और 7 जनवरी 2009 को पास हो गया। वो किसने पास किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट। तो तू ये तीनों चीज़ें लिख ले। क्या लिखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने कब उसको नोट किया, 7 जनवरी। पार्लियामेंट ने कब पास किया, 12 दिसंबर। एक ही लाइन में, 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। ऊपर लिख दे, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और नीचे तीनों डेट लिख ले। और तुम लोग भी लिखो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे, वो भी लिखना पड़ेगा उनको। अपने क्लासेस में लिखने का बहुत रहेगा अभी, इससे तेरी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी। और सेकंडली मैंने तुमको बोला है कि अगर आप 100 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स लगाते हो कंप्लीट करने के लिए 12th में, तो यहाँ आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 140 मार्क्स या 130 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट कर सको। ये स्पीड होनी चाहिए। ये स्पीड कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी पहले, ऐसे तो आनी नहीं वाली, प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। तो आपको लिखना है, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नोटेड LLP Act 2008 on 9 January 2008. Parliament passed the LLP Act on 12 December 2008. सॉरी 9 जनवरी 2007। और पार्लियामेंट ने कब किया, 12 दिसंबर 2008। और बिल ऑन, ये देखो, बिल कब साइन किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। असेंटेड मतलब साइन करना। अप्रूवल और एग्रीमेंट को एग्री करना उस चीज़ से, उसको क्या बोलते हैं, एसेंट, ठीक है। तो जब पेपर के एकदम नीचे लाके 3 4 लाइन मत जाना, उधर एक लाइन मार देना, उसके नीचे मीनिंग लिख देना। असेंट मतलब क्या होता है, एग्री और अप्रूवल, अप्रूवल और एग्री। तो ये हिसाब से रहेगा अपना। 2 3 लाइन तो मीनिंग के लिए ही छूटेगा, नीचे का 2 3 लाइन मीनिंग के लिए रखने का। वो जो भी पेज पे अपने को कुछ अजीब सा आया, अभी इधर लिखने के टाइम पर भी ऐसे ही लिखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज असेंटेड द बिल ऑन 7 जनवरी 2009, लिखने के लिए ऐसे लिखना, ओके। सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट मतलब, इंट्रोडक्शन में डाल देना, इंट्रोडक्शन। नहीं नहीं, ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, लॉ है? हाँ, तो लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस लिख दे जिसमें लॉ। तो अभी एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, कभी भी लॉ कभी भी पास होता है 3 लोगों के थ्रू जाता है, जो बनाता है, जो उसको पास करता है, और जो फाइनली उसको पास करता है लोगों के लिए, बराबर। तो जो पार्लियामेंट है उसने जब पास किया वो डेट आ जाती है 2008, वो साल आ गया, बराबर। थर्ड चीज़, अभी LLP एक्ट है, तो कौन सी LLP को लागू होगा, महाराष्ट्र में बनी हुई, गुजरात में बनी हुई, या पूरे इंडिया को लागू होगा। ये स्टेट बेस्ड एक्ट है या नेशनल बेस्ड एक्ट है, नेशनल बेस्ड। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करे कि नहीं करे, बराबर। लेकिन जब LLP एक्ट बना था तब भी सही था कि जम्मू कश्मीर को इंक्लूड किया जाए। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, बराबर, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल। कहीं भी LLP किसने चालू किया तो ये एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा उसको, बंदे को, बराबर। लिख दे, एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया।
चलो मैं एक चीज़ रीड कर रहा हूँ लेकिन ये कट करवा देने वाला हूँ मैं, ठीक है, कुछ काम का नहीं है अपने को। ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। दिस एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड, एनेक्टेड मतलब क्या, लिखा गया, पास किया गया और अपने पास अपने तक लाया गया, वो होता है एनेक्टेड। उसको एक्ट के अंदर घुसाया गया, उसको लॉ के अंदर इंजेक्ट किया गया, उसको बोलते हैं एनेक्टेड। टू मेक प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर मैटर्स कंसर्न देयर विथ और इंसिडेंटल टू। क्या होता है ये एक्ट क्यों लाया गया? एलएलपी को रेगुलेट करने के लिए, इन शॉर्ट एलएलपी की सारी हरकतें रेगुलेट करने के लिए, बराबर। और कोई भी चीज़ें जो उसके इंसिडेंटल है, उसके रिलेटेड है, उन चीज़ों के लिए लाया गया। तो ठीक है, ये मत पढ़ो, ये पूरा चैप्टर ही उसके लिए बनाया गया है कि पता चले क्यों लाया गया, बराबर। इसमें 81 सेक्शंस है, 4 शेड्यूल है, 81 सेक्शंस है और 4 शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स के अंदर सेक्शंस आते कभी, मतलब सॉरी शेड्यूल्स अलग होता है, सेक्शंस अलग होते हैं। शेड्यूल्स तुमको क्या बताता है? जो पहला शेड्यूल है वो बताता है ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स वगैरह के बारे में बताता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर एज वेल एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम। देखो क्या बोल रहे हैं, ड्यूटीज के बारे में बताता है, राइट्स के बारे में बताता है। और एक तीसरी चीज एक्सप्लेन कर सकते है तू, एक्सप्लेन कर मेरे को, अपन ने कल ही किया था। देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम। कल किया था कुछ अकाउंट में, फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है तो क्या होना चाहिए? जैसे मैंने ड्राइंग का डेट नहीं बताया है, तो कितना ड्राइंग लेते थे अपन? 6 महीना, 6 महीने का। तो कहाँ लिखा गया इसके, मतलब वो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया, ये अलग है। लेकिन तेरे को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझा? अगर तूने एग्रीमेंट में कोई चीज़ लिखने की दे गई है तो क्या फॉलो करेगा, वो सब इधर लिखा गया है। इधर फर्स्ट शेड्यूल में पार्टनर्स की क्या करना चाहिए, पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या है, और पार्टनर्स ने अगर कुछ लिखना भूल गए तो क्या करना चाहिए, वो तीनों चीज़ें याद है। तो क्या पार्टनर्स ने क्या करना चाहिए, पार्टनर्स के क्या राइट्स है, और पार्टनर्स कोई चीज़ लिखना भूल गए एग्रीमेंट में तो एक्ट उसको किस हिसाब से हेल्प कर सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है ड्राइंग का, जो पुराने पार्टनरशिप एक्ट में था कि अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हो, अपन ने 12th में भी किया, ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हो तो 6 महीना ले लो, ध्यान है? वो रेशियो नहीं दिया हो तो इक्वल मान लो। अब कल ही पढ़ा था अपन ने 12th में ना, ठीक है, ध्यान आ रहा है? हाँ, लेकिन नहीं देता तो इक्वल, बराबर। सेकंड शेड्यूल किसके बारे में बताए? थक गए होगे नॉर्मल फर्म चला चला के, उसको एलएलपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या लगता है, क्या स्टेप्स फॉलो होने चाहिए उसको एलएलपी में कन्वर्ट करने के लिए। थर्ड शेड्यूल बताता है थक गए होगे प्राइवेट कंपनी चला चला के, उसको एलएलपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता है। अब तुमको लगेगा कोई ऐसा ही होगा जो प्राइवेट कंपनी से लेके एलएलपी में आ रहा है, लेकिन एलएलपी में जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो कम है, प्राइवेट कंपनी में थोड़ा ज़्यादा है। मतलब जो होता है ना मिनिमम कैपिटल, वो थोड़ा ज़्यादा है प्राइवेट कंपनीज का, इसलिए लोग एलएलपी में भी स्विच कर लेते हैं, क्योंकि एलएलपी में मज़े वही है ना रे, फुल अपन कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में वही प्रॉब्लम हो जाता है, शेयर होल्डर को पूछो छोटी छोटी बात के लिए, शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ता है, क्योंकि मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह नौकर होते हैं। एलएलपी में अपन ही मालिक होते हैं, और मजे किसके मिल रहे हैं? कंपनी के, लिमिटेड लायबिलिटी वाले, बराबर। फोर्थ शेड्यूल किसके साथ क्या होता है कि तुम लोग कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। पब्लिक कंपनी मतलब क्या? जिसके अंदर पब्लिक का बहुत सारा पैसा लगा है और वो अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड मतलब क्या? जो वो पट्टी में नहीं दिखता, CNN आवास के, अरे शेयर मार्केट में नहीं दिखता, वो अनलिस्टेड है। वो लिस्टेड वो होते हैं जिनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, वो पट्टी पे आ जाते हैं CNN आवास के नीचे, बराबर है ना? देखा है CNN बिजनेस, CNN आवास, उसके नीचे पट्टी घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती, अलग अलग नंबर्स के साथ होते लिस्टिंग। जब तुम लोग लिस्ट करवा देते हो तुम्हारा कंपनी किसके साथ? सेबी के साथ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ तुम लोग उसको लिस्ट करवा देते हो, उसको क्या बोलते हैं? लिस्टिंग। चलो बढ़िया है ये तो, करेक्ट, चलो बढ़िया। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज कैन ऑल्सो गो टू एलएलपी बिकॉज जा सकती है एलएलपी में, माल के मतलब बोलते हैं ना, ओनरशिप खुद की हो जाएगी, गवर्नमेंट को छोटे छोटे लोगों को पूछने की जरूरत नहीं, तो खुद में आ सकती है, करेक्ट। तो क्या होगा,
कन्वर्जन करते करते क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, वो अपने को पता था 4th शेड्यूल। चलो बढ़िया। अभी LLP एक्ट चलाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, बराबर बोला, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ तो बहुत बड़ा है भाई। अभी हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फॉर हेल्थ कौन हो जाएगा? हेल्थ मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फॉर फॉरेन अफेयर्स कौन हो जाएगा? फॉरेन मिनिस्टर, बराबर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फॉर LLP कौन हो जाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब कंपनी अफेयर्स, बराबर। एंड द रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द LLP एक्ट 2008। कौन एडमिन करेगा उसको? ये लोग। कोई चेंजेस लाने हैं, कोई चीज़ के बदलाव करने हैं, कोई चीज़ नई ऐड करनी, कोई चीज़ डिलीट करनी है, तो कौन करेगा? ये लोग। लिखेंगे, पार्लियामेंट में जाएगा, कुछ 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 वहाँ से प्रेसिडेंट को जाएगा, वो पूरा फॉलो होगा सर्कल, लेकिन स्टेप कौन लेगा उसको चेंज करने की? अगर मेरे को पता है कि मेरे को कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो केस किसके ऊपर ठोकूँ मैं? प्रेसिडेंट के ऊपर ठोक नहीं सकता। पार्लियामेंट में भी किसके ऊपर ठोकूँ? अपोजिशन के ऊपर कि इनके ऊपर? मैं क्या केस किसको ठोकूँ, मतलब किसके ऊपर रजिस्टर कर सकता हूँ मैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर, कि मेरे को ये चीज़ मेरे को गलत लग रही है, तुम उसको चेंज करो। तो कौन दो लोग इंटरेस्टेड है? इंटरेस्टेड नहीं, इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है? जिनके ऊपर मैंने ट्रस्ट रखा है कि ये लोग उसको अच्छे से चलाएंगे, समझा? इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है? जिनके ऊपर अपन ने ट्रस्ट रखा है कि वो लोग एकदम अच्छे से चलाएंगे और उसको जो भी चेंजेस लगे वो उसको देंगे। तो कौन से हो गए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ROC लिख दे। बहुत सी बार क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे है ना पकड़े जाते हैं अपन, किसके अंदर? ऑब्जेक्टिव के अंदर, बहुत गंदा पकड़ लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड डैश आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव LLP। जिसे नहीं पढ़ा है इज्जत से, बहुत बड़ी बड़ी क्लास सीधा काट देते हैं सब, नहीं आएगा नहीं आएगा। और इंस्टीट्यूट के जिस हिसाब से भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बहुत दिमाग लगा रहे हैं वो लोग। उनको एक ही है कि एक एक वर्ड पढ़ के आना चाहिए बच्चा। तेरे को पता है क्वेश्चन ऐसा तक आ जा सकता है तेरे को पता भी नहीं चलेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द रजिस्टर्स ऑफ कंपनी आर डैश विद द टास्क ऑफ, और नीचे देंगे भी इंटरेस्टेड, रजिस्टर्ड, रिस्पॉन्सिबल और एडमिनिस्ट्रेटर। खत्म। बंदा उधर ही कंफ्यूज, अगर उसको इंटरेस्टेड का मतलब नहीं पता होगा तो। इंटरेस्टेड मतलब जिसके ऊपर अपन ने ट्रस्ट किया कि तू संभालेगा और वो अच्छे से संभाल भी सकता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का नीचे लिख देना, तो मतलब मैं तेरे को ऑफिशियल मतलब भी बता देता हूँ, ये तो अपनी भाषा में हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं? अरे मजा आएगा, और तो आगे बहुत आएगा। ये तो बहुत स्टार्टिंग है, और ये चैप्टर पकाऊ तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ठीक है, नॉर्मल है। 2008 में है तो ज़्यादा केस लॉ भी नहीं इसके ऊपर। केस लॉ मतलब क्या होता है समझा? अब ये ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पुराना है, तो किसी को कुछ गलत लगा होगा, उसने केस किया होगा, अपने दोनों के अनबन हो गए, अपन ने केस कर दिया एक दूसरे के ऊपर, ऐसा कुछ अजीब केस निकला कि लॉ को ही चेंज करना पड़ा अपने को। ऐसे भी केसेस होते हैं जिसकी वजह से लॉ में भी अमेंड लाना पड़ा। अभी जैसे समझ ले, जब मर्डर, समझ ले, मैं एक खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा मेरे को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जब मर्डर किया गया था, मतलब मर्डर का डेफिनेशन लिखा गया था, तो क्या लिखा गया होगा? एनी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, बराबर, एनी हैंड वगैरह यूज्ड, कुछ भी रहो, इंस्ट्रूमेंट हैंड्स, बराबर, दो चीज़ें लिखी थी। अब मैंने जाके किसी को 4-5 नींद की गोली खिला दी, इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं आई, हैंड्स में भी नहीं है, तो मैं तो बच गया, मैं नहीं हूँ मर्डरर, है ना। फिर अपने दोनों के बीच में केस हुआ, बराबर, और मैं जीत गया, तब गवर्नमेंट को लगेगा नहीं यार, बंदे में पॉइंट था, भले उसको जिताना पड़ा, कुछ कर नहीं सकते, जीत गया मैंने मर्डर करके भी जीत गया, लेकिन गवर्नमेंट को लगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है। गवर्नमेंट जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ वो पिनल कोर्ट के पास जाएगी, उनको बोलेगी भाई चेंज कर, वो क्या कर देंगे, कॉमा करके ड्रग डाल देंगे। ये सब अपने इसमें किसने किया है, किसने उसका जिम्मा उठाया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ पता चल गया तेरे को, कंपनी लॉ, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है ना, एक ऐसा समझ ले, ऐसा एक ऑफिस है जहाँ पे सारी कंपनी का रजिस्टर मेंटेन है। रजिस्टर मतलब कौन सी कंपनी है, क्या नाम है, मैं तेरे को साइट दिखाता हूँ। ROC क्या साइट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। आजा, अरे भाई साहब,
अरे भाई साहब, ये रहा, ये आरओसी का कंपनी का साइट है। एमसीए का साइट है, एमसीए। ये क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अपनी। उसका मतलब क्या, एमसीए का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मेरे को किसी का डेटा देखना है तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, हर एक कंपनी का मिल जाएगा मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर, जो फ्री में है सब मिल जाएगी इधर। जैसे फिर यहाँ पे समझ लेना, मुझे कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, एमसीए सर्विस, डीन विन क्या होता है, सब एलएलपी सर्विस। देख, मास्टर डेटा में जाऊँगा, मेरे को पता चलेगा कौन सी कंपनी है, कंपनी का यूआईएन वगैरह बेसिक डिटेल्स पता चल जाएगी। अभी जैसे मेरे को अपन देखते हैं, एमसीए लॉगिन नहीं, किधर कह रहा हूँ, सर्च कंपनी, ई फाइल, चेक कंपनी नेम, ये आ गया। इधर मैं डालता हूँ डीन विन, मेरे को पता नहीं, कंपनी नेम का पहले ऑप्शन आता था, डायरेक्टर पिन नहीं, अप्लाई नहीं करना है, मास्टर डेटा में जाके व्यू कंपनी एलएलपी डेटा है, ये रहा। अब क्या डाले, कंपनी कोई नाम डालना पड़ेगा मेरे को, जैसे कंपनी पब्लिक एलएलपी नेम। अभी साला ये गड़बड़ कर दिया ना, अभी सीन नंबर जरूरी है इसके लिए। ओके, नाम लिखते हैं, चलो कोई नाम बता, कौन सा, नहीं रे, सर्च देखते हैं। देख कितना है, कितनी कंपनी है, कंपनी है, ये तो पहला पान हुआ, अब तक 20 पान है, 20 पेज पे नाम है उसका। अभी अपन डालते हैं रिलायंस पावर, सर्च करो, रिलायंस पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, दोनों भी अंबानी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ इधर, ये डाल दिया KNIS। ओ भाई, मेरे को पहले किसिंग लगा, क्या लिखते कुछ भी, आ गया, देख ले, सब आ गया तेरे को, कंपनी का नाम क्या है, किधर रजिस्टर्ड है, एड्रेस क्या है, ये एड्रेस आ गया देख, बराबर। आर पावर डॉट, उनका फाइलिंग क्या है, लिस्टेड है कि नहीं है, लिस्टेड है भाई साहब, लिस्टेड है मतलब वो पट्टी में नाम दिखता है, बराबर ना। कंप्लाइंट कैसे, मतलब ये लोग वो रिटर्न विटर्न रेगुलर भरते हैं, हाँ भरते हैं भाई, एक्टिव है। कब आया, लास्ट एजीएम कब हुई वो तक पता चल गया, लास्ट एजीएम मतलब क्या होता है, अपन धीरे धीरे पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो भाई भाई भाई, कितनी इंफॉर्मेशन दे दी, देख रहे हो। अभी इनके डायरेक्टर्स और सिग्नेटरी डिटेल्स देखो, कौन कौन है, ये लोग आके डायरेक्टर है। तो ये डेटा कौन कर रहा है, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इनके पास ये डेटा रखने की अनुमति है, इंटरेस्टेड है। तो इंटरेस्टेड का तेरे को मतलब एकदम भारी बताओ, असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग टू समवन, समझा। लिख दिया तूने इंटरेस्टेड, लिख दे पूरा, लिख दे, कितना लिखेगा, इतना। और इंटरेस्टेड का मतलब भी लिख ले, असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग टू समवन। राइटिंग अच्छी है ना, अच्छी निकल रही है, स्लो लिख, कोई गाई नहीं अपने को, कोई गाई नहीं भाई, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और कर देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो। आगे क्या देखा है, आगे क्या लिखा है वो बहुत प्यारा लिखा है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो लोगों ने डीप में नहीं पढ़ा है भाई, पहले बोल दो। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स। अरे सर एक बताओ ना यार, कभी बोलते आरओसी, कभी बोलते मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अभी इधर बोल रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात छेड़ता हूँ मैं,
कोई चीज़ चेंज करनी है, रूल चेंज करना है, तो क्या करेंगे? मोदी जी खुद लिखेंगे? नहीं ना, मोदी जी ने बच्चे पैदा कर, मतलब बच्चे बना के रखे हैं, क्या नाम उनका, अलग अलग मिनिस्ट्री। फॉरेन का कोई काम है तो फॉरेन मिनिस्ट्री, लॉ का कोई काम है तो लॉ की मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट लॉ का कोई काम है तो कॉर्पोरेट लॉ की मिनिस्ट्री। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, खत्म, समझा? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ या कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो भी है, अभी समझा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेम है। यही कोई फॉरेन का मैटर होता जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना है, तो किसको कांटेक्ट करूँ? मोदी जी? नहीं, इनको मिनिस्टर पर एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स, उनको मेरे को कांटेक्ट करना पड़ता, समझा? कब से समझ में आ रहा है तेरे को? अभी मेरे को हॉस्पिटल की रिगार्डिंग कंप्लेंट करनी है या मेरे को उसके लिए, तो मोदी जी? नहीं ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, खत्म, समझा? ऐसा होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंफ्यूज नहीं होने का कि कौन क्या चेंज कर रहा है, कौन क्या चेंज कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये बात है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही आना चाहिए। तभी आंसर कैसा फ्रेम होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द राइट्स एंड, बोलते ना, अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स। अभी रूल फ्रेम करने के बाद अपने को कैसे पता चलेगा? अपने को कैसे पता चलेगा कि रूल फ्रेम हो चुका है? तो ऑफिशियल गजट में लिखना पड़ता है, ऑफिशियल गैजेट, गैजेट, ठीक है? यहाँ तक समझा तेरे को? बराबर। ऑफिशियल गैजेट्स क्या होता है तेरे को पता है? इन शॉर्ट न्यूज़पेपर, जहाँ से सबको पता चल जाए, हर एक पब्लिक को पता चल जाए, उसको क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर, लीगल न्यूज़पेपर। जैसे बिजनेस न्यूज़पेपर में डाल दिया कि यार दो रूल चेंज हो गए, तो चेंज हो गए, मान लेना पड़ेगा। तुम बोलोगे मेरे घर पे लोकमत आता है, उसमें तो लिखा नहीं है, भाई कहीं तो भी आ गया ना, खत्म। एक हिंदी लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज में छपवाना पड़ता है, समझा? हाँ, किधर भी छपाओ, बिजनेस लॉ में छपाओ, उसका ही हो गया ना, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है बिजनेस लॉ, समझा? ऑफिशियल गजट मतलब क्या? न्यूज़पेपर, लीगल न्यूज़पेपर। अपन बोलते ना, अरे ऑफिशियल गजट में लिखना है तो मतलब क्या, स्टैम्प पेपर वेम्पर नहीं हो, न्यूज़पेपर, सादा न्यूज़पेपर। क्योंकि लोगों तक भी तो बात पहुंचानी है, पहले थोड़ी कि व्हाट्सएप तेरे, लोगों तक तो बात पहुंचानी है कि नहीं, कि भाई कुछ चेंजेस आ गए, तो ऑफिशियल गजट में लिख दो। ऑफिशियल गजट मतलब लीगल न्यूज़पेपर, समझा? लिख देना, ऑफिशियल गजट मतलब लीगल न्यूज़पेपर। बराबर, यहाँ तक सही है, करेक्ट। अब मैं आगे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन। अभी है ना, तेरे को पता है इंडिया तो पूरी जुगाड़ है, जुगाड़ू कंट्री है। इंडिया इज जुगाड़ू कंट्री एंड इंडियंस आर ऑल्सो जुगाड़ू कंट्री, जुगाड़ू पीपल। तो कोई ऐसा भी जुगाड़ लगा सकता है ना भाई, ठीक है? मैं एलएलपी के अंदर रजिस्टर करता हूँ, लेकिन एलएलपी के भी फायदे चाहिए और पार्टनरशिप, अपने ओल्ड पार्टनरशिप के भी फायदे चाहिए। देख, फायदे तो दोनों में है, नुकसान भी है, दोनों को मिक्स किया जाए तो सुपर फायदे हो जाएंगे। तो क्या बोलता है, मैं रजिस्टर करता हूँ एलएलपी में, और एक्ट है ना इसके लगाता हूँ, पुराने पार्टनरशिप एक्ट के, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। सीधा सीधा लॉ ने बोल दिया भाई साहब, सीधा सीधा लॉ ने बोल दिया, क्या बोल दिया? मुंह पे तमाचा मार दिया, क्या बोल दिया? पढ़ ले। It is also to be noted that the Indian Partnership Act 1932 is not applicable टू एलएलपी एक्ट। भाई साहब एक ही फॉलो करो, दो दो जगह पे मुंह मत मारो, दया बबीता मत करो, एक ही जगह। एलएलपी ले रहे हो एलएलपी लो, पार्टनरशिप ले रहे हो पार्टनरशिप लो, खत्म। तो आज ये नोट पे अपन यहाँ एंड करते हैं, ठीक है? कल, लेकिन कल ये टाइम पास नहीं होने वाला है, कल थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, बराबर? छोटा सा है रे चैप्टर, कुछ 40 पेजेस का समथिंग, 40 या 30 कुछ ऐसा है, ठीक है? खत्म भी हो गया।
ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, मैं बोल रहा हूँ 4 सेशन बैठेगा खत्म हो जाएगा। 2-2 घंटे का एक सेशन बैठेगा ना, 8 घंटे भी नहीं लगेगी, लेकिन इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कदम इधर खत्म हो जाता है। राइटिंग प्रैक्टिस में क्या आएगा, ये सारे क्वेश्चंस, अरे क्वेश्चन नहीं दिए, हाँ ये क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन ही है ना, नहीं मैं क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा, तो टेंशन मत लो उस चीज़ का, मैं क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा। ये तो समरी लग रही मेरे को, हाँ अच्छा क्वेश्चन ये है, हम लोग क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स सब कुछ लिखना पड़ेगा। चलो देखते हैं एमसीक्यू में कुछ किया क्या अपन ने कुछ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एनफोर्स द एलएलपी एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम, ओ वो पढ़ा नहीं, सॉरी। वेदर पार्टनरशिप लॉ अप्लाइज टू एलएलपी, नो। वेरी गुड, चलो बढ़िया। ओके ये भी तेरे को आ जाएगा, शायद आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, पार्टनरशिप है अरे अभी कुछ भी, नहीं एक मिनट, ध्यान से बोल। लिस्टेड हाँ वेरी गुड, वो पट्टी वाली नहीं जाती ना उधर, बढ़िया, 2 क्वेश्चन तो फोड़ दिए। ये भी नहीं पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो ठीक है, ये सब नहीं पढ़ा है, अपन करेंगे इसके एमसीक्यूज की भी तैयारी करेंगे, सब तैयारी करेंगे, इतना तैयारी करेंगे तू बोलेगा सर कितना तैयार हो गया सर, मैं अभी दे दूं क्या अटेम्प्ट। चलो बढ़िया है। तो वेलकम टू डे 2 गाइस, वेलकम टू डे 2। डे 1 सिर्फ 40 मिनट का ही था, क्या कर सकते, डे 2 में लेंगे, बड़ी बड़ी छलांगे मारेंगे। चलो हमने डे 1 में क्या पढ़ा था, डे 1 में हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक शॉर्ट में एक रिवीजन। डे 1 में हमने पढ़ा था कि एलएलपी एक्ट कब नोट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, कौन सी तारीख थी वो, 9 जनवरी 2007। क्या बात है, वो पार्लियामेंट में कब गया, पार्लियामेंट में कब पास हुआ, ओके 12 दिसंबर 2000। क्या बात है, वो अपने भाई साहब प्रेसिडेंट ने कब साइन किया, ये 7 जनवरी 2008। 9 9 हाँ बराबर, लेकिन जब वो पास हुआ तब का डेट पकड़ा जाएगा, कौन सा डेट पकड़ा जाएगा, 2008 बराबर। चलो बढ़िया है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि 81 सेक्शन से 4 शेड्यूल से, 4 शेड्यूल क्या क्या है, सबसे पहला शेड्यूल क्या डील करता है, नहीं उससे पहले पढ़ा था कहाँ का एप्लीकेबल है ये एक्ट, होल ऑफ द इंडिया, होल ऑफ द इंडिया में एक्ट एप्लीकेबल है कि नहीं, बढ़िया। उसके बाद में क्या पढ़ा था कि 4 शेड्यूल है, 4 शेड्यूल, पहला शेड्यूल क्या बताता है, राइट ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, और अगर वो कुछ भूल गए होगे लिखने का, कहाँ पे, एग्रीमेंट में, तो एक्ट उनको गाइड करेगा, वो चीजें शेड्यूल 1 में लिखी गई है। शेड्यूल 2 में लिखेगा कन्वर्जन ऑफ फर्म, पुराने 1932 वाले फर्म अगर एलएलपी में आना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरियाज रहेंगे, क्या होगा उनके साथ, वो सब लिखा गया है, प्रोविजंस लिखी गई है उनके रिलेटेड। थर्ड है अगर प्राइवेट कंपनी एलएलपी में घुसना चाहती है तो, और फोर्थ था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी घुसना चाहती है तो एक एमसीक्यू दिखाता है कि कौन सी कंपनी नहीं घुस सकती है एलएलपी के अंदर, अनलिस्टेड घुस सकती है, कौन सी नहीं घुस सकती है, लिस्टेड, लिस्टेड नहीं घुस सकती, याद कर घर पे पढ़ा करो, लिस्टेड नहीं घुस सकती। चलो बढ़िया, किधर गया, क्या जरूरत आ पड़ी यार, ऐसा ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसा आसमान टूट गया कि अपने को एलएलपी एक्ट लाना पड़ा। 3 में कहाँ से आ गया मैं, तो इंट्रोडक्शन नीचे अपने ने जो पढ़ा ना, क्या, आप वो देख लेना एलएल, हाँ अपन इंडियन पार्टनरशिप में आ गए, कुछ तो गड़बड़ हो गई थी। नहीं तो अपने ने कल जो पढ़ा ना, तो वो उसके भी नीचे फाउंडेशन मीनिंग वगैरह के नीचे। हाँ पता है ना, वो मेरे को पता है, अरे अपन किधर है वो देख, अभी अभी आया अपन इधर, अपन ने कल यहाँ तक पढ़ा था। और हाँ, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस एलएलपी में एप्लीकेबल है, देख नहीं है बराबर, कोई बंदा एलएलपी में भी घुसना चाहता है, इसमें भी घुसना चाहता है, घुस सकता है नहीं घुस सकता है, एलएलपी एक अलग एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक अलग एक्ट है। बढ़िया, चलो क्यों क्यों आया साला ये एलएलपी क्यों आया,
क्यों आया? नीड क्या हो गई थी? इतना क्या आसमान टूट गया था कि लाना ही पड़ा? क्या हो गया? नीड क्या थी इसकी? तो सबसे पहले तो जो अपने ये थे ना लॉ मेकर्स, उनको लगा, मतलब ये क्या होता है ना, गरज पड़ना, लगना, द नीड ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ न्यू लेजिस्लेशन लॉ, ठीक है, लॉ रिगार्डिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू मीट द कंटेम्पररी ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बढ़िया है, बढ़िया है। कंटेम्पररी ग्रोथ मतलब ग्रोथ होनी चाहिए भाई, हाँ, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बढ़िया। अ नीड हैज बीन फेल्ड फॉर अ न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म। न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म मतलब मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे अंदर जो फॉर्म्स है ना वो कम हो सकते हैं। फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? कंपनी बना ले, प्राइवेट, ये क्या बोलते हैं उसको, सोल प्रोप्राइटरी हो जा, पार्टनरशिप हो जा, तो और एक उसमें डाल दिया एलएलपी, मतलब 4-5 चीजें खोल सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ट्रस्ट होते हैं, ये क्या फॉर्म ऑफ बिजनेसेस है। एनपीओ पढ़ा ना अपन ने 12th में। चलो, a need has been felt for a new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand and the status based governance structure of the limited liability company. Status based governance मतलब क्या? स्टेटस ऑफ द कंपनी इज अलग, स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर इज अलग। डायरेक्टर अलग बंदा है, कंपनी अलग बंदा है, दोनों इंटर रिलेटेड नहीं। वैसे एलएलपी इसलिए लाया गया क्योंकि दोनों को अलग कर दिया जाए। देख, मेन चीज समझो, तुम लोगों को लग रहा होगा कि अरे सर उससे अच्छा तो फिर कंपनी अच्छी ना, क्यों फालतूगिरी किया? ये कंपनी में तुम्हारा खुद का हक नहीं होता है। हक किसका होता है? शेयर होल्डर का। और कंपनी चलाता कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्टर नाम का एक बंदा होता है, वो कंपनी को चलाता है। जैसे अपन एक, अभी तेरे डैड ने भी रिलायंस के शेयर खरीदोगे, मेरे डैड ने भी रिलायंस के शेयर खरीदोगे, अपने पास इतना टाइम है क्या जा जाके उधर चलाएगा कंपनी? और कोई घुसने तो भी देगा क्या? नहीं घुसने देगा, करेक्ट। तो हमने सबने मिलके एक पर्सन को नियुक्त किया, तू चल, उसको कौन बोलते हैं? डायरेक्टर। और डायरेक्टर को ये भी आया होगा 2 नंबर, तो उसको शेयर होल्डर को पूछना पड़ता है, जाऊ क्या? बराबर, जाऊ क्या, ये शेयर लू क्या, ये डीलिंग करूं क्या? इधर तक समझा? तो ये फ्रीडम नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन है कि हर एक बात के लिए पूछना पड़ता है, जाऊ क्या, जाके आऊ क्या? गलत बात है। तो क्या किया गया? ये रेस्ट्रिक्शन हट जाना चाहिए। अभी ये रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए क्या होना चाहिए? जो शेयर होल्डर है वो खुद ही मालिक बनना चाहिए। ऐसा किधर होगा? पार्टनरशिप में वही शेयर होल्डर है और वही बंदा मालिक, वही पैसा ला रहा, वही मालिक है। और 50-50 हो जाते हैं, 50-50 शेयर होल्डर्स अलाउड है, मतलब 50-50 पार्टनर भी अलाउड है एलएलपी में। आगे जाके देखेंगे अपन। यहाँ तक समझा? लेकिन पुराने पार्टनरशिप में क्या ड्रॉबैक था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, दोनों का स्टेटस अलग नहीं हो पाता था। फर्म और पार्टनर की जो ये थी, क्या बोलते हैं उसको, लाइबिलिटी, वो कैसी थी? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। ये 3 चीजें बहुत घातक थी। अगर वो पार्टनरशिप फर्म कुछ कर दे तो लटकेगा कौन? पार्टनर। एक पार्टनर ने कुछ किया तो दूसरा पार्टनर लटकेगा। ये ड्रॉबैक को निकालना है। तो ये ड्रॉबैक को निकालने के लिए क्या किया? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब भाई दोनों का स्टेटस अलग अलग है, पार्टनरशिप अलग है, पार्टनर्स में भी पार्टनर्स अलग है, ए अलग है, बी अलग है। तो क्या हो गया? लिमिटेड लाइबिलिटी। एक पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, जितना उसने धोखा दिया है फर्म को उतना ही भरेगा, जितना उसने कैपिटल दिया उतना ही भरेगा। समझा यहाँ तक? बेस्ट। चलो, तो देखना इसके अंदर सब पर्क्स मिल रहे हैं। कंपनी का लीगल स्टेटस वाला पर्क मिल जाता है, पर्क मतलब परक्विजिट्स मतलब फायदा। और एलएलपी वाला वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर वाला फायदा मिल जाता है कि गवर्नेंस कौन कर सकता है? खुद शेयर होल्डर, खुद जिसने पैसा डाला है वो। टेंशन भी नहीं है कि इसको पूछो उसको पूछो, करेक्ट। In order to enable professional expertise and entrepreneurial initiatives and combine, organize and operate in flexible, innovative and efficient manner, the LLP Act was enacted। ठीक है, वो बोलता है कि एक एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव लेना था। मतलब एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव मतलब क्या? तुमको अगर कोई चीज स्टार्ट करनी, करेक्ट, और तुमको उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए, तुम लोग एलएलपी बना सकते हो। इसके लिए हमने क्या बना कर रखा है? एलएलपी एक्ट 2008। यही बताना चाहता हूँ और कुछ नहीं, चिंदी वाला था। तो नीड में तो अगर ये लिख देगा ना कि
अपने लॉ मेकर्स को नीड्स लगी कि एक नया लेजिस्लेशन बनना चाहिए। क्यों? टू क्रिएट अ न्यू बिजनेस फॉर्म। न्यू बिजनेस फॉर्म मतलब एक बिजनेस करने का नया तरीका, बिजनेस करने का एक नया साचा, एक ढांचा। मैं सोल प्रोप्राइटरी बन सकता हूँ, पार्टनरशिप बन सकता हूँ, कंपनी बन सकता हूँ। ये तीन तो मेरे पास अवेलेबल थे, बहुत सारे थे लेकिन ये तीन मेनली। और एक ढांचा डाल दिया कि तू इसमें भी घुस सकता है, एलएलपी में भी जा सकता है। उसके लिए एक लेजिस्लेशन बना दिया, लॉ बना दिया कि एलएलपी एक्ट 2008। और क्यों बनाया गया? टू गिव देम द पर्क्स ऑफ कंपनी, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ क्या लीगल नहीं, स्टेटस बेस्ड और स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी वाला फंडा देने के लिए, दोनों को अटैच करने के, समझा? चलो इतना लिखना है तेरे को। तो निकला है नीड, नीड वाली चीज लिख लेनी है, लिख ले, मैं बताते जाता हूँ। लिख लेना, नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और अपना सब कुछ जो भी पढ़ाई होगा वो पूरा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से ही होगा। क्वेश्चंस में यहाँ वहाँ से थोड़ा इकट्ठा कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेनली अपने को इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में से ही पढ़ना सब कुछ, हर एक चीज़, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें पूछती रहती है इंस्टीट्यूट। नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। द लॉ मेकर envisaged बता दो। एनविजेज है, एनविजेज। इसका मीनिंग ऐसा होता है ना कि कैसे बताओ, उनको लगा, लगना, उनको लगा, कंटेम्पलेट और कन्विंस ऑफ अ पॉसिबिलिटी और डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट, ऐसा समथिंग। लगना कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, वो लगना कि पॉसिबिलिटी का लगना। हाँ ये इधर तक लिख ले, इधर तक लिखा, फिर ये भी लिख ले। बस एक सेकंड ना, इधर तक मत लिख, फिर यहाँ तक चेप ले तो, बस इधर तक लिखना है। चलो, और इधर है ना सब लिख लिया ना, तो उसके नीचे लिख देना देयर फॉर, ऐसा देयर फॉर का साइन पता है तुम लोगों को? देयर फॉर एलएलपी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, ये लिख देना है, सिर्फ इतना से लिखना है, एलएलपी एज अ फॉर्म ऑफ। क्या होता है एलएलपी? ये ठीक है, अल्टरनेटिव बिजनेस कॉर्पोरेट व्हीकल मतलब क्या होता है? तुमको बिजनेस करना था, समझ लो ना, एक थोड़ा दिमाग लगाओ, बिजनेस करना था, चार पांच व्हीकल खड़ी थी, एक पार्टनरशिप की थी, एक कंपनी की थी, एक एलएलपी की थी, और एक तुम लोग जाके एलएलपी पे बैठ गए, तो तुम्हारा बिजनेस व्हीकल हो जाएगा। बिजनेस जिस चीज से चल रहा है उसको व्हीकल बोलते हैं।
बिजनेस जिस चीज से चल रहा है, जिस मीडियम से चल रहा है, मीडियम क्या है तुम्हारा भी, एलएलपी मीडियम है, तो व्हीकल बन गया तुम्हारा। बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं, मेरे को बताना था सिर्फ, और कुछ नहीं। आ सकता है एलएलपी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डैश कॉर्पोरेट डैश डैश अल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल, अपने को तो जानता ही है, अपने को तो आता ही है। अपने को तो आता ही है। It provides the benefit of limited liability but allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on a mutually arrived agreement। क्या होता है, एलएलपी को लिमिटेड लाइबिलिटी मिल रहा है, लेकिन एक खुद के पार्टनर्स कौन सिलेक्ट हो सकता है, कैसा हो सकता है, पार्टनरशिप रेशो क्या हो सकता है, वो सब एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड करने का फ्रीडम दे रही, बाकी कुछ नहीं। द एलएलपी फॉर्म एनेबल्स एंटरप्रेन्योर्स professional and enterprise providing service of any kind or engaged in scientific and technical disciplines to form commercial efficient vehicles suited to their requirement। ठीक है भाई, कोई भी बंदा है जैसे प्रोफेशनल है, साइंटिस्ट है, वाइंटिस्ट है, डॉक्टर है, एलएलपी खोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसा मतलब प्रोफेशनल सीए भी है, एलएलपी खोल सकते हैं। owing to flexibility in its structure and operations, the LLP is suitable vehicle for small enterprise and for investment by venture capital। चलो, वेंचर कैपिटल मतलब क्या होता है पता है तुमको, एक ऐसी फर्म होती है जिनको कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, जान ना पहचान, इनको फिर भी इन्वेस्ट करना होता है, जहाँ पे इंटरेस्ट दिखे है लोगों को। मैं तुमको एक थोड़ा स्ट्रक्चर समझाता हूँ, मैं क्या थोड़ा डीप में घुसता, मेरे को आदत ही है। वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल क्या होते हैं पता है, एक ऐसे लोग होते हैं जिनको दूसरों के धंधे में बहुत इंटरेस्ट रहता है। अभी मैंने समझो कोई स्टार्टअप निकाला है, जैसे मेरा लैपटॉप हवा में उड़ता है, समझ लो मेरे को इसको तेरे घर पे भेजना है, तेरे घर पे भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, हवा में उड़ाऊंगा और तेरे घर पे आ जाएगा। ये क्या है, ये मेरा इनोवेशन है, पेटेंट है, सब है मेरे पास, आइडिया अच्छा है, प्रोडक्ट भी रेडी है, मार्केटिंग के पैसे नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे मार्केटिंग करना है, पूरी दुनिया में मार्केटिंग करना है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जाऊँगा वेंचर कैपिटल के पास, उसको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा और फिर वो लोग मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, वो मेरे अंदर पैसे लगाएंगे, बोले तू मेहनत कर, पैसा हमारा, इसमें इनका क्या फायदा है, लॉस हुआ तो मांगेंगे भी नहीं, लगा दिया मतलब लगा दिया, पैसा वापस नहीं लेंगे, लगा दिया मतलब लगा दिया। ये लोग उसके अंदर शेयर होल्डिंग ले लेते हैं कि चल 40% हमारा, 60% तेरा, 50% हमारा, 50% तेरा, समझा, शेयर होल्डिंग ले लेते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे तो लॉस ही होता है ना, फिर क्या फायदा होता है इनका, वैल्यूएशन बढ़ता है। जैसे फ्लिपकार्ट हार्डली 1-8 करोड़ में बन गया होगा, फ्लिपकार्ट 10 करोड़ लगे होंगे, लेकिन वो जब गया 138 नहीं 1300 करोड़ में बेचा गया फ्लिपकार्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं शायद थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, 1300 करोड़ ऐसे कुछ तो था, उतने में बेचा गया। तो सोचो ना, उन्होंने 40% भी पैसा लगा, पैसा पूरा उनका, तब वो लोग 40% भी लेते तो कर लो, जितने में बेचा गया। ओ भाई साहब सॉरी है, 1300 बोल दिया था क्या मैंने, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, मैं तो 1300 तो बहुत कम बोला, कुछ भी नहीं था, वो तो चिल्लर थी, 1.05 लाख करोड़, उतने में वो बेचा गया। सोच, ये होता है फायदा वेंचर कैपिटलिस्ट का, समझा। तो ये कोई स्मॉल एंटरप्राइज कर सकते हैं, एंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटलिस्ट, जहाँ वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट कर सकता है, वैसी फर्म्स छोटी छोटी। फ्लिपकार्ट भी पहले छोटा था, बाद में बड़ा हुआ, ऐसा नहीं था कि एकदम हप करके बड़ा हो गया, बहुत छोटा था पहले फ्लिपकार्ट, समझा। तो ये लिख ले, एलएलपी सुटेबल व्हीकल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटलिस्ट, इतना लिख ले। क्या है, कभी किधर चला आ गया मैच द पेयर्स, किधर किधर भी आ सकता है सब, ट्रू और फॉल्स ये वो आ जाएगा। एलएलपी सुटेबल फॉर लार्ज एंटरप्राइजेस,
बताओ ट्रू और फॉल्स। हाँ, हेलो हेलो, आ रही ना आवाज? स्लो स्लो जाने का, सब पढ़ने का, एक एक चीज लॉ तो ऐसा है ना कि एक एक चीज छोड़नी नहीं चाहिए इसके अंदर। मैं बनाना चाहता, खुद की नोट्स भी बना देता, लेकिन वो भी मैं डीप में बना रहा था, प्रॉब्लम वो था। तो मैंने फिर वो आइडिया ड्रॉप किया, मैं बोला इंस्टीट्यूट अपना इतना अच्छा देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रिमिनल लॉ और बिजनेस लॉ नहीं 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 नहीं, क्रिमिनल लॉ बोल रहा है ना, वो वाला ना। पर मर्डर वगैरह प्रॉपर्टी के लिए भी तो होते हैं ना। तो देख, कंप्लेंट होती है, तो ये हैंडल नहीं करेगा उसको, वो वाला लॉ हैंडल करेगा। ये वाला लॉ क्या हैंडल करेगा? मेरे को थोड़ा सा धोखा दे दिया पैसे रिलेटेड, मर्डर वर्डर, सीधा ही वो तेरा केस ही मर्डर का रजिस्टर होगा। भले तो प्रॉपर्टी के लिए कर, किसी भी कर, मर्डर मोटिव वाज इंपॉर्टेंट। समझा? समझा? और अगर ऐसा नेचुरली डेथ हो गया पार्टनर तो हाँ, तो ये गाइड करेगा ना कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे करने का, फिर वो नए पार्टनर को कैसे लाने का, पुराने पार्टनर को कैसे, वो सब ये गाइड करेगा। वो सब ये गाइड करेगा। उसके लिए केस वेस नहीं होता है, गाइड करता है। केस कब होगा? दो पार्टनर एक दूसरे को धोखा दे दिया, तो जब तक जितना ये एक्ट में लिखा गया है तब तक ये गाइड करेगा, फिर कोई दूसरा एक्ट पकड़ा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह ऐसा। पहले इसका वो स्कोप देखेगा कि इस स्कोप में आ रहा है क्या वो चीज, वो स्कोप में आ रहा होगा तो ठीक, नहीं तो फिर कोई दूसरे एक्ट में घुस जाएगा वो। समझा मेरा बात? अभी सब रिपीटेड चीजें लगेगी, अपन ने इंट्रोडक्शन इतना तगड़ा पढ़ लिया, इतना डीप में घुस के, अभी तू देख मीनिंग। LLP is a new form of legal business entity with limited liability, ठीक है? It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefits of limited liability at low compliance cost, but allows the partners the flexibility of organizing their internal structure as traditional partnership. हो गया? लो कंप्लायंस कॉस्ट मतलब क्या होता है पता है? लो कंप्लायंस कॉस्ट मतलब क्या होता है? हाँ, कंप्लायंस मतलब क्या होता है ना कि कंपनी को बहुत सारी कंप्लायंस करनी पड़ती है, ये रिपोर्ट दे, वो रिपोर्ट दे, गवर्नमेंट को ये रिटर्न भर, वो रिटर्न भर, इसको इतना नहीं भरना पड़ता। वो जो रिटर्न विटर्न भरते हैं ना, उसको बोलते हैं कंप्लायंस करना, ये इतना कंप्लायंस नहीं करता, बराबर? The LLP is a separate legal entity, and with the LLP itself will be liable for full extent of its asset. The liability to the partners with will be limited. मतलब क्या? वो पूरे एक्सटेंट तक एसेट और लायबिलिटी के वो लायबल है, एसेट उसका है, लायबिलिटी के लिए लायबल है, और लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड। समझ ले, लायबिलिटी में पार्टनर ने 1 लाख रुपए कैपिटल दिया ना, तो खत्म, वही खत्म करेंगे पहले, वही खत्म करेंगे, कोई उसके घर पे जाके बोलेगा नहीं कि पैसे ला। समझा? इसके अंदर लिखने जैसा तो ये लिख देता हूँ लाइबिलिटी द LLP सेपरेट लीगल एंटिटी एंड एक काम कर, एक काम कर, द LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज एन अल्टरनेटिव corporate business vehicle that only gives the benefits of limited liability at lower cost but allows its partner the flexibility of the organizing their internal structure। नहीं, ये पूरा ही हो जाएगा ना फिर। एक काम कर, द LLP सेपरेट लीगल एंटिटी एंड मेरा ऐसे कि ये शब्द किधर तो भी आना चाहिए, किधर गया? लो कंप्लायंस कॉस्ट, तो तू ये लिख सकता है, LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी and an alternate corporate business vehicle that not only gives the benefit of limit but, हाँ ये इतना लिख सकता है, इधर लिख ले। एंटिटी के बाद फिर अल्टरनेटिव हाँ, इट इज एन, हाँ इट इज एन अल्टरनेट कॉर्पोरेट, और यहाँ तक बराबर। और फिर एंड while the LLP itself will be liable for full extent of its asset, the liability of the partners will be limited.
LLP as a separate legal entity and a business organization is an alternative corporate form that gives the benefits of limited liability of a company and the flexibility of a partnership. अरे क्या 50 बार पढ़ने का एक ही चीज. Since LLP contains elements of both corporate structure as well as partnership form, LLP is called as hybrid between company and a partnership. चलो हाइब्रिड मतलब क्या? मिक्सचर. वो एक जाति के कुत्ते को दूसरे जाति के कुत्ते से वो करवा देते हैं मीटिंग, फिर क्या हाइब्रिड बच्चा पैदा होता है ना, वैसा उस टाइप का ये हाइब्रिड है. चलो LLP क्या है? न्यूली फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी, अल्टरनेटिव कोऑपरेटिव बिजनेस व्हीकल, allows the partners the flexibility of organizing their internal structure. LLP itself will be liable for full extent of its assets. मतलब क्या होता है? जितना एसेट है उतना मैं दे दूंगा, लाइबिलिटी जितनी बच गई उसके मेरे ऊपर नहीं आने का, मेरे पार्टनर के ऊपर भी नहीं आने का. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड. मतलब ये LLP है. बैलेंस शीट है. एसेट है 100 रुपया, पार्टनर ने डाला 20, पार्टनर ने डाला 20 बराबर 40, और इसके पास 30 रुपया है, तो ये 30 पहले लेगा, फिर ये 20 लेगा, 20 लेगा, बचा कितना? 30 रुपया. कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, डूब गया. कोई पार्टनर को परेशान नहीं करेगा इतनी सी बात के लिए. चलो ये कुछ मीनिंग्स दिए गए, इसके ऊपर आएंगे अपन, मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर आएंगे, कंफर्म आएंगे, कंफर्म 110% आएंगे. क्या क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट याद रखना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट बिजनेस. चलो बिजनेस के मीनिंग पे देख लेते अपन, बिजनेस का मीनिंग क्या है, क्योंकि बिजनेस वर्ड बहुत बार सुन लिया अपन ने. बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन. क्या है? बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन. ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन. करेक्ट. चलो ओके. बिजनेस एक हो गया. ओके बराबर. डेजिग्नेटेड बिजनेस में सब आ जाता है, सब आ जाता है, ट्रेड प्रोफेशन तक. इनकम टैक्स जब पढ़ेंगे ना तुम लोग, तो बिजनेस अलग हो जाता है और प्रोफेशन अलग हो जाता है. इनकम टैक्स जब पढ़ेंगे तब. अभी इसमें सब इंक्लूडेड, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, सब कुछ इंक्लूडेड. ऑक्यूपेशन मतलब समझ रहे, तो फिशिंग करता है, आ गया बिजनेस, समझ गया. सर्विस मतलब तो सीए है, सर्विस दे रहा, आ गया. टीचर है, टीचिंग दे रहा, आ गया, समझिए. प्रोफेशन मतलब जो डॉक्टर, सीए, वकील कोई भी और तू तेरी सर्विस दे रहा है, आ गया. ट्रेड मतलब क्या है? खरीदी बिकाई कर रहा है, तो आ गया. डेजिग्नेटेड पार्टनर देखते हैं. एंटिटी, चलो एंटिटी देखते हैं. एंटिटी पढ़ लिया था ना, बिजनेस एंटिटी. एंटिटी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड for the purpose of section 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 of a firm set up under the Indian Partnership Act 1934. क्या है? ठीक है, नहीं आएगा ये, कभी नहीं आएगा, तो जिंदगी में ये डेफिनेशन नहीं आने वाली. ठीक है. एंटिटी मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बस. एंटिटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इतना भी ध्यान में रख लिया, बराबर. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर मतलब मैं ईयर बोल के क्या है? हाँ ईयर बोल फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम. बराबर. फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू LLP means the period from the first day of April of a year to 31st day of March of the following year. Confirm? However, in the case of a LLP incorporated after 30th September of the year, the financial year may end on 31st day of the March of the next year following that year. ठीक है, ठीक है. क्या बोला गया है? ऐसे तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ही रहता है, लेकिन समझ लो कोई सितंबर में क्रिएट हुई, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? 1 सितंबर से लेके 31 मार्च. समझा? जहां से स्टार्ट हुई वो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा. 31 मार्च को ही होगा.
If the LLP has been incorporated on 15 October 2017, then its financial year may be from 15th October 2017 to 31st March 2019. Okay? ओए एक सेकंड to next following year लॉ में लिखा गया है कि अगर आप बीच में चालू हुआ तो दो साल भी हो सकता है. Income tax department has prescribed uniform policy here for next year. In keeping with the income tax law, the financial year for LLP should always be part. ओके 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 ओके, ये क्या बोल रहा है समझ ले. 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुई तो 2 साल भी हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स को मद्देनजर रखते हुए, इनकम टैक्स तो एक ही साल लेता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो वही इसका है. समझा. तो कुछ भी दिया है, ये सिर्फ एग्जांपल है. अगर कोई 2 साल तक करे तो लॉ में नहीं लिखा है, सॉरी माय मिस्टेक. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. कौन सा एक्ट? दिस मतलब कौन सा? एलएलपी एक्ट 2008. इसमें अंदर जो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है उसको क्या बोला जाएगा? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. पार्टनर्स क्या होता है? पार्टनर्स इन रिलेशन टू एलएलपी मींस एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट. खत्म. क्या होता है? अ पर्सन बिकम्स अ पार्टनर इन एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट. ये लिखो होगा, मैं टेंशन मत ले, अच्छे से लिखो होगा. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 save as otherwise provided. The provisions of Indian Partnership Act 1932 shall not apply to a LLP. तो मैंने तेरे को लिखवाया था क्या? नहीं नहीं, ये लिखवाया था तेरे को, ध्यान से देख. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 shall not apply to LLP, ये लिखवाया है. नहीं तो एक काम कर, बताया था ना, सेक्शन नंबर 4 लिख दे. सेक्शन नंबर 4 मैं भी यहाँ पे बना जाता हूँ, इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर LLP. बढ़िया हो जाएगा ना, अपने पास एक सेक्शन का एक फाइल रह जाएगा अपने पास. कह दो ना, कह दो ना. इधर है भाई फाउंडेशन नोट्स. कह दो ना. इंपॉर्टेंट सेक्शन याद रखेंगे, लेकिन अपन सब कोशिश करेंगे कि याद रह जाए. ठीक है. अरे लिस्ट कह दो ना. तो सर एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है ना? ठीक है ना, बराबर चल रहे हैं ना, स्पीड सही है ना? धीरे धीरे बढ़ाएगी रे, धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे वीकडेज में भी सोच रहा हूँ 1-2 दिन ले लूँ अभी, ऐसा थोड़ा रिलैक्स रहेगा अपन, तब हो जाएगा ना. जैसे अभी ये लोग आ रहे हैं, उससे तो आधा पौन घंटा पहले आ गया, तो परोडेबल है ना. अब 2:45 बजे भी आ गया, 2:45 से लेके 3:30, पौन घंटे का क्लास, तो तेरा हो जाएगा. तू पोर्शन कंप्लीशन का टेंशन मत ले, पोर्शन कंप्लीशन तो ऐसे हो जाएगा. तेरा बहुत दूर है अभी, अगर मे भी पकड़े तो भी हो जाएगा, तेरा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा विथ 2 रिविजन. विथ 2 रिविजन इतना भी बोल देता हूँ. पहला सेक्शन क्या था? सेक्शन नंबर 4. प्रोविजन ऑफ इंडियन
अप्लाई टू एलएलपी। तो सटीक तरीके से सेक्शन लिख के आ गया, सेक्शन के 1 मार्क होते हैं। मैं इतना भी छाती ठोक के बोलता हूँ, सेक्शन कॉन्फिडेंट रहा तो लिखो, नहीं कॉन्फिडेंट रहा तो मत लिखो। हाँ भाई, कुछ भी अड़ाप शराब सेक्शन लिख दिया 40वां ने ऐसा वैसा मत लिखो। अरे सर अगर समझ लो ये सेक्शन राइट लिखा लेकिन सेक्शन नंबर आ गया गलत लिख दिया तो 40 लिख दिया गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पूरा 1 मार्क कटेगा। मतलब इसमें क्या होता है, 5 मार्क्स में ना तेरा थेरी वेरी 3.5 मार्क, तेरा प्रेजेंटेशन आधा मार्क, सेक्शन आधा मार्क, तो आधा मार्क कट जाएगा। नहीं कॉन्फिडेंट है एज पर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी ये एल द लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट, ऐसा लिखना है। रेलेवेंट सेक्शन लिख के आ जाने का, नहीं याद है तो, लेकिन अपन वो ट्राई करेंगे कि याद रह ही जाएगा, तो टेंशन मतलब वो चीज। कह दो ना, कह दो ना। सेक्शन नंबर 5 पार्टनर्स। बराबर, चलो समझे तेरे को नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला सेक्शन कौन सा सेक्शन था? 4, सेक्शन 5 पार्टनर्स। अभी इसमें बताया गया कि कौन पार्टनर बन सकता है। पार्टनर्स क्या होता है सेक्शन 2 नहीं बता दिया। पार्टनर्स मतलब क्या? एनी पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी एंड हैज एग्रीड टू एलएलपी एग्रीमेंट, वो अलग है, वो पार्टनर्स की डेफिनेशन है। लेकिन कौन बन सकता है, हु कैन बी अ पार्टनर? तो एनी इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब तंजील भी बन सकता है, तंजील एंड कंपनी भी बन सकती है, जीटीपीएल भी बन सकती है, कोई भी पार्टनर बन सकती है। रिलायंस और जियो साथ में आके पार्टनर बन जाएंगे, आइडिया वोडाफोन साथ में आके पार्टनर बन सकते हैं। मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी, ठीक है। कौन? एक तो इंडिविजुअल, एक तो तंजील खुद, या तो एलएलपी, ये सब, या तो ये क्रिया, सिया, ये लोग पार्टनर, बराबर। However, an individual shall not be capable of becoming a partner of a LLP if, याद ध्यान दे, an individual shall not be capable of becoming a partner in LLP if, मतलब क्या होता है? सिर्फ इंडिविजुअल कब? सिर्फ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कब पार्टनर नहीं बन सकता है? कब पार्टनर नहीं बन सकता है? तो देख, he shall, when he has been found to be of unsound mind, पागल लिख दे उधर, बिंदास, पागल, डरने का थोड़ी कि अपने को। बाय अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिडिक्शन एंड द फाइंडिंग इज इन फोर्स, जान दे, खड्डे में गए तू डाल देगा ना, ही हैज बीन फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट, तो भी सही जाएगा। भिखारी, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब कौन होता है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो भिखारी हो गया मैं। या तो जो चीजें डिक्लेयर किया कर दिया कि मैं भिखारी हो रहा हूं, लेकिन अब तक उसका अप्रूवल जो है ना पेंडिंग है, एप्लीकेशन पेंडिंग है। देख, एक तो ऐसा बंदा जो पागल हो गया, एक तो ऐसा बंदा जो भिखारी हो गया, एक तो ऐसा बंदा जिसने डिक्लेयर करके रखा है कि मैं भिखारी हूं, लेकिन उसका अप्रूवल नहीं आया अब तक कि ये भिखारी है। समझा? पागल, भिखारी, बराबर। और जिसने एप्लीकेशन देके रखा है कि भाई मैं भिखारी हूं, लेकिन वो एप्लीकेशन अब तक पेंडिंग में है, अप्रूव नहीं हुआ है। एक एप्लीकेशन जाता है अथॉरिटीज को, वो बहुत डीप में है, जहाँ पे लिखना पड़ता है मैं भिखारी हूँ। ऐसा ये गली वाले भिखारी नहीं रहे, इंसॉल्वेंट, कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था, अभी मैं नल्ला हूँ, मेरे घर पे किसने आने का नहीं मांगने के लिए, मैं भिखारी हो गया। उसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है, डिक्लेरेशन दे चुका है लेकिन अप्रूव नहीं हुआ है। समझा? समझा? सेक्शन नंबर 5 छाप दे वैसे वैसे। मतलब मेरा ऐसा है कि वापस वापस तेरे को इंस्टीट्यूट का बुक खोलने की जरूरत नहीं, और तेरी राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, वो बहुत सही है।
अभी सेक्शन नंबर 5 अलग पेन से लिख सकता है तू, समझा। अभी जो जो मैंने टिक करके रखा है, मतलब जैसे इंडिविजुअल, बॉडी, कॉर्पोरेट, ये अलग पेन से लिख ले तो तेरे को भी मजा आएगा। और फिर ये इंडिविजुअल को मैंने अलग ये लिखा है, तो जिस पेन को इंडिविजुअल टिक मारा है उसी पेन से इंडिविजुअल को भी ये कर, तो एक तेरा प्रेजेंटेशन बनेगा। जब तू पढ़ेगा तब तेरे को मजा आएगा कि यार क्या लिखा है, समझा। इसलिए मैं बोला 3 पेन जरूरी है। लिख आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये छाप दो। फिर जैसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या मतलब, क्या उसने अपनी लाइबिलिटीज डिस्चार्ज ही नहीं की है। देख मेरे पास 100 रुपए एसेट थी, 100 रुपए लाइबिलिटी, अब दोनों डिस्चार्ज करने के बाद मैं भिखारी बना तो वो चलेगा, लेकिन मेरे ऊपर कर्जा है और मैं भिखारी बन गया, मेरी लाइबिलिटीज बची और मैं भिखारी बन गया, तो नहीं चलेगा, समझा। अनडिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा। मेरी अगर लाइबिलिटी नहीं होती ना और मैं इंसॉल्वेंट रहता तो चला लेते। तू अनडिस्चार्ज है, तूने तेरी जो पहले की लाइबिलिटी वो पे नहीं की है, तो तू अनडिस्चार्ज है, समझा। और मैं भिखारी हूं, मैंने एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन पेंडिंग है। इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी और पागल। चलो, ये जब वो बोलते हैं ना ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम, नहीं ऑनलाइन जॉब में तो अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पेन करें, कौन सा ऑनलाइन जॉब? मतलब मैं तो किसी भी वेबसाइट से मतलब और इन में जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया तो अकाउंटिंग वगैरह का ऐसा होता है ना, लेकिन सीए का जो काम है ना, जितना इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, दुबई में रिकॉग्नाइज्ड है, और भी जो इंस्टीट्यूट है ना बाकी लोगों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में घुस रही है, तो वहां रिकॉग्नाइज है। तो अमेरिका जाके बोलेगा मैं सीईओ, तो कोई भाव नहीं देगा तेरे को। हाँ, मिनिमम अकाउंटिंग जॉब या मैनेजरियल जॉब तेरे क्षमता के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन तू बोलेगा मेरे को सीए वाला जॉब चाहिए जो मैं इंडिया में करता था, वैसे नहीं मिलेगा, समझा। चलो, कौन कौन नहीं बन सकता है? 3 लोग नहीं बन सकते, एक तो पागल, भिखारी, और जो भिखारी होने का नोटिस दे दिया है लेकिन अप्रूवल नहीं हुआ है, बराबर। 3 चीजें। मिनिमम नंबर क्या है? सेक्शन नंबर 6, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन नंबर 6। चलो, एवरी एलपीएस शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, बराबर है ना। 2 तो चाहिए ना, अकेला बंदा कहाँ पार्टनरशिप करेगा? शादी के लिए भी 2 बंदे चाहिए रहते, तो एलएलबी है फिर भी, तो कितने लोग? 2 लोग चाहिए ही चाहिए, बराबर। समझा यहाँ तक? क्या ना, मैं क्या देख रहा था। चलो, if at any time the number of the partner of LLP is reduced below 2, हो सकता है ना 2 में से खफा खफा डाइवोर्स, ठीक है, 2 के नीचे चले गया समझ लें, and the LLP carries on business for more than 6 months while the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during the time that is so carries on the business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it's carrying on the business with him alone shall be liable पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ये क्या आता है? ये एक्चुअल में लॉ का लैंग्वेज है। थोड़ा टाइम कर, इसको फोड़ सकता है क्या तू? क्या बोलना चाहता है? मतलब अगर समझ में 2 पार्टनर थे पर एक पार्टनर अभी अलग हो गया तो वो जो अलग हुआ उसकी जितनी भी लायबिलिटी वगैरह है वो ये सारे पार्टनर के ऊपर ही है। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले क्या बोलता है? इट शुड हैव 2 मिनिमम पार्टनरशिप। अगर कोई ऐसा पार्टनरशिप है जहां पे सिर्फ एक बंदा टिक गया और उस पार्टनरशिप को ऐसा चलते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया, और अगर इसको पता है कि वो पार्टनर निकल चुका है, तो वो 6 महीने में जो भी ट्रांजैक्शन की है, जो भी लायबिलिटी इनकर की है, वो ये पार्टनर पर्सनली बोन करेगा। लिमिटेड लायबिलिटी वाला कंसेप्ट हट जाता है इसमें, समझा। देयर विल बी नो लिमिटेड लायबिलिटी, तेरे को पर्सनली बोन करना पड़ेगा। पर्सनली बोन मतलब समझ लो, एसेट 100 रुपए थी पार्टनरशिप की, लायबिलिटी 500 थी, तो बेटा 100 तो इधर से चलेगा, 400 तेरे घर से भरना पड़ेगा। जैसे उसको ये होगा ना, उसके अंदर से वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाला
सेक्शन खींच लिया जाता है कि एवरी पार्टनर शुड हैव लिमिटेड लायबिलिटी वाला सेक्शन खींच जाता है। समझे? यहाँ पे क्या बोला गया? 2 पार्टनर होने चाहिए मिनिमम। अगर एक पार्टनर बचा, दूसरा वाला निकल गया, एक ही पार्टनर बचा, और उस बिजनेस को 6 महीना हो गया, और इस 6 महीने के में भी ही इसको पता था कि अपन अकेले ही है और ये बिजनेस कंडक्ट करते जा रहा था, तो उस बिजनेस में जितनी भी लायबिलिटी इनकर हुई है वो पर्सनली ये बंदा बोन करेगा। मतलब क्या होगा? ऐसे नहीं होगा कि लायबिलिटी अलग में अलग, मतलब फर्म अलग में अलग, वैसा नहीं होगा। जो भी लायबिलिटी बोन की जाएगी उस 6 महीने में ये बंदा भरेगा सबको। समझा अभी? चलो तो लिखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 6, 2 पार्टनर्स ओनली। एवरी LLP शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। क्या ये लिख लेता है? क्या करता है? बोर नहीं होगा ना तो लिखते लिखते? तेरे को प्रैक्टिस हो रही है, और थोड़ा पढ़ और फिर लिख, पढ़ और फिर लिख। ऐसा नहीं कि देख देख के छाप ही रहा है, वैसा मत कर। अपन बहुत स्लो जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा तेरा कंप्लीट, मैं 100% बोलता हूँ। लिख लो यार। जैसे अभी देख ना, इसमें क्या करना है पता है? इफ एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP इज रिड्यूस्ड बिलो 2 and the LLP carries on business for more than 6 months, while the number is so reduced, मतलब while the number is so reduced मतलब क्या? 2 से 1 हो गया। The person who is only partner of the LLP during the time that is so carries on the business after those 6 months। 6 महीने तक कर तू, 6 महीने तक तेरे पास टाइम है कि और कोई पार्टनर लेके, लेकिन 6 महीने के ऊपर ऐसा कोई कांड किया तूने, एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट कैरीज ऑन द बिजनेस विथ हिम अलोन, मतलब उसको पता है कि 6 महीने से ज्यादा भी वो खुद ही अकेला काम करते जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? शाल बी लायबल पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द LLP इनकर्ड। ऑब्लिगेशंस मतलब क्या? ओब्लाइज होगी LLP किसी को कुछ देने के लिए, किसी के लिए कोई एक्ट करने के लिए, वो सब इसको पर्सनली करने पड़ेगी। समझा? पर्सनल कैपेसिटी में करने पड़ेगा। तो ये ब्लॉक लेटर्स है, इनको तो अंडरलाइन या कुछ कर सकता है, फिर कुछ ऐसा जमा वैसा। नेक्स्ट देखते हैं अपन डेजिग्नेटेड पार्टनर। व्हाट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर? एवरी LLP शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स। मतलब क्या? डेजिग्नेटेड पार्टनर जिसको बनना है, जिसको करना है, वो क्या जरूरी है? इंडिविजुअल होना जरूरी है, बराबर। उसमें से भी एटलीस्ट 1 शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया? व्हाट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर? आ जाओ, अपने एक चीज छोड़ दी थी ऊपर, डेजिग्नेटेड पार्टनर का डेफिनेशन। डेजिग्नेटेड पार्टनर देखो क्या ब्यूटीफुल डेफिनेशन दिया है। डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच परसेंट टू सेक्शन 7। कट, कुछ काम का नहीं। आ जाओ, सेक्शन 7 के अंदर वही पढ़ रहे थे। डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर लगते ही है। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो साइन वाइन कर सकते हैं, शॉर्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर लगते ही है। 2 चाहिए, कौन चाहिए? इंडिविजुअली चाहिए, और उसमें से भी एक बंदा तो इंडिया का ही चाहिए भाई। व्हाट इज रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स? व्हाट इज रेसिडेंट इन इंडिया? ठीक है, चलो देखते हैं। इंडिया में रहता है, रेसिडेंट इन इंडिया। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 days ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 year। समझ ले, आज अपने को कोई कंपनी का देखना है, आज 27/6/2021 को कोई देखना है अपने को कि कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर रखना है, तो उसका वो जो होगा रेसिडेंसी चेक करने के लिए क्राइटेरिया, वो पिछले साल पकड़ा जाएगा। पिछले साल, ये साल नहीं, पिछले साल। तो देखते कैसा। देयर इज एन LLP बाय द नेम इंडियन हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड having 5 partners, namely Mr. A non-resident, Mr. B non-resident, Mr. C resident, Mr. D resident, and Mr. E resident. In this case, at least 2 should be named as designated partner, out of which 1 should be resident. Hence, if Mr. A and B are designated, then it will be not serve the purpose. क्योंकि दोनों अनरेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, सॉरी अनरेसिडेंट क्या होता है? नॉन रेसिडेंट है। एक तो ए रह सकता है, सी रह सकता है, ए रह सकता है, डी ई रह सकता है, या तो बी रह सकता है, ए डी, या तो सी डी DE, दोनों रेसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन हाँ नॉन रेसिडेंट सिर्फ एक होना चाहिए इन शॉर्ट। समझा? ए बी नहीं रह सकते, ए सी के साथ, ए डी के साथ, ए ई के साथ रह सकता है, बी सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ रह सकता है,
सी डी के साथ रह सकता है, डी ई के साथ रह सकता है, ई डी के साथ रह सकता है, और डी सी के साथ भी रह सकता है, और सी ई के साथ भी रह सकता है। इन शॉर्ट ए और बी साथ में नहीं रह सकता, समझा? चलो 182 डेज का क्या फंडा है, मतलब 182 डेज से अगर ज्यादा रहा है तो रेसिडेंट हो जाएगा। नॉट लेस देन 182 मतलब क्या होता है, इसको उल्टा पढ़ना पड़ता है। नॉट लेस देन 182 मतलब क्या होता है, मोर देन 182। 182 डेज के से कम नहीं रहना चाहिए, तो उसका मतलब क्या हो, 182 से ज्यादा रहे। एक लॉजिकल थिंकिंग लगाए तो बराबर। चलो इसके कुछ न्यूमेरिकल सम्स आएंगे आगे तो देखते हैं, मुझे नहीं पता कितना डीप में घुसना चाहिए इसके अंदर, बराबर। सबसे पहले तो कितना बोला तुमको, 2 होने चाहिए, 2 में से एक रेसिडेंट होना चाहिए कंपलसरी। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट्स मिलके वो बना रही है, क्या बोलते हैं उसको, एलएलपी बना रही है, बराबर, या तो ऐसी एलएलपी जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट इंडिविजुअल हो, या बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एलएलपी का डेफिनेशन, एक तो कोई एलएलपी है या तो कोई ऐसी एलएलपी है जहां पे सब बॉडी कॉर्पोरेट्स है। देख, इफ द एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, सब पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कंपनी, ट्रस्ट, ये सब ने मिलके पार्टनरशिप बना दी, या तो विच और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट एक से ज्यादा है या तो इंडिविजुअल एक से ज्यादा है, तुमको 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए ही चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है, 2 इंडिविजुअल। अभी समझ ले, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड नाम की एक कंपनी एलएलपी है, तीनों ने मिलकर एक एलएलपी बनाई, तो क्या वो लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते खुद में से, ए बी सी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड बन सकते हैं क्या, ए या बी, बी या सी, सी या डी? नहीं, क्योंकि वो लिमिटेड है, मतलब कंपनी है, कंपनी कभी नहीं बन सकती, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, वो नहीं बन सकती। तो उनको 2 लोग ऐसे हायर करने पड़ेंगे या बनाने पड़ेंगे पार्टनर जो बन सकते हैं, समझा? समझा? इंडिविजुअल तो चाहिए चाहिए बेटा, एटलीस्ट 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate shall act as designated partner। या तो बॉडी कॉर्पोरेट ने जिनको नॉमिनेट करके रखा है वो भी हो सकते हैं बॉडी, ये क्या बोलते हैं उसको, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट खुद नहीं हो पाएगी कभी। ALLP by the name SMY LLP has 3 partners, namely SI Limited, MIS Limited, YI Limited. This will not be considered for registration because the requirement of LLP is to have 2 individual members as a partner apart from body corporate, जिसको क्या बोलते हैं, designated partner। Accordingly, the said SMY LLP must consist of least 5 partners। उनको 5 पार्टनर की जरूरत पड़ेगी जिसमें से 2 इंडिविजुअल रहेंगे, namely the 3 body corporate and 2 individual members to constitute the LLP, and the 2 individuals needs to be treated as designated partner। समझा? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल्स, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। उसमें से भी एक कहाँ होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या, 182 से ज्यादा इंडिया में रहा होना चाहिए। लिख लेगा ये, वेरी गुड।